pothole death reported near Mumbai. Two real estate developers or agents were also arrested. एसआई बबीता को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है. The 2008 terror attacks in Mumbai. भ्रष्टाचार, काला धन, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. Corruption charges. Curb corruption. शुरुआत से शुरू करते हैं. अंग्रेज आने से पहले भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति कुछ ऐसी थी. उत्तर में मौर्य और दक्षिण में चोल साम्राज्य दोनों में ग्राम स्वायत्तता थी. मतलब गांव खुद के फैसले खुद ले सकती थी. चोल साम्राज्य में ये प्रकार ज्यादा स्ट्रांग था. वहां गांव में नाट्टार यानी कि इलेक्शन में चुने हुए प्रधान थे. इसका मतलब राजाओं या फिर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावना काफी कम थी. मौर्य साम्राज्य में अशोक के शिलालेख और चोल साम्राज्य के मंदिरों के अभिलेख और शिलालेख हमें जमीन अनुदान, टैक्स और एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में बताते हैं. मतलब वहां की सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट थी. मुगलों में भी मनसबदारी सिस्टम थी जो कि अधिकारियों के परफॉर्मेंस पे आधारित थी. विदेशी यात्री जैसे फ्रैंकोइस बर्नियर जो कि शाहजहां के वक्त आया था, उसने कहा कि मुगल काफी इफिशिएंट और ईमानदार थे. लेकिन हिस्ट्री जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं. कुछ स्रोतों की माने तो भ्रष्टाचार पहले भी काफी था. मेगास्थेनिस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था, उसने एक बुक लिखी थी इंडिका नाम की. उसमें उसने बताया कि अधिकारियों द्वारा काफी ज्यादा टैक्स और जबरदस्ती की वसूली की जाती थी. चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में करप्शन के लिए सजा के बारे में लिखा है. चोल साम्राज्य के वक्त की शिलापत्तिकरम नाम की एक बुक है, उसमें भी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की बात करी गई है. और मुगलों के ऐन अकबरी में भी ऐसा कुछ दिया है. तो ठीक है, चलो मान लिया कि तब करप्शन था, लेकिन अभी करप्शन के पिताजी आने बाकी थे. अंग्रेजों ने उस करप्शन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया और सिस्टम का पार्ट कर दिया. उनका मकसद ही वही था कि वो भारत के संसाधन का एक्सप्लॉयटेशन करे. दादाभाई नौरोजी ने 1901 में उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा कि भ्रष्टाचार भारत का अभिशाप है और ये दरिद्री का मुख्य कारण है. ब्रिटिशर्स हर साल 50 मिलियन पाउंड्स करप्शन करके लूटते हैं. तब के 50 मिलियन पाउंड्स मतलब आज के कई लाख करोड़. हिस्ट्री तो देख ली, लेकिन करप्शन का एक्चुअल मतलब क्या है? आसान, व्यक्तिगत लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग करना. इसमें विश्वासघात हमेशा होता है. इसे ऐसा समझिए, आप एक आईएएस अफसर है और मैं गवर्नमेंट. मैंने आपको लोगों के लिए डेवलपमेंट के काम करने के लिए पैसा और पावर दे दी. तो अब मैंने और बाय डिफॉल्ट आम जनता ने आप पर विश्वास डाला कि आपको वो पैसा जिस काम के लिए दिया है उसी के लिए खर्चा करोगे. अब करप्शन भी बहुत प्रकार के होते हैं. अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए आपको पैसे दिए तो वो रिश्वत हो गई. अगर आप काम बिना किए दिखा रहे हो कि काम किया तो वो हो गया घोटाला. अगर आप किसी पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन के साथ मिलकर पैसा खा रहे हो तो वो मिलीभगत. कुछ लोग नेपोटिज्म को भी करप्शन मानते हैं. एक सच्ची कहानी मेरे दोस्त के साथ हुई थी. उसने एक बाइक खरीदी तो उस बाइक का नंबर उसको स्पेशल वाला चाहिए था, तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड रहता है, उसमें मिलता है. लेकिन उसका एक प्रॉब्लम हो गया कि उसका घर 2 गांव के बीच में आता है. तो घर का एड्रेस एक गांव में और इलेक्ट्रिसिटी का डीपी दूसरे गांव में. इसके लिए एक पंचायत से कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन चाहिए थे. सब डॉक्यूमेंट्स भी रेडी थे. गाड़ी के नंबर के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा था और साइन तो 1 मिनट का भी काम नहीं है. तो जो पंचायत का अफसर था उसने बोला 5-6 दिन बाद डॉक्यूमेंट्स पे साइन मिलेगा. अगर आज चाहिए तो 3,000 रुपये देना पड़ेगा. और वो मेरा दोस्त मजबूरी में करता भी क्या, देना पड़ा उसको. अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें मार कैसे रहा है, तो रुको वो भी बताता हूँ. लेकिन पहले ये जानते हैं कि ये करप्शन फैला कहाँ तक है. ये हमारी रोज की जिंदगी से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक और चपरासी से लेकर आईएएस और कोर्ट तक जड़े गाड़ चुका है. जब एक इंटरव्यू में हमारे पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से क्वेश्चन पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है, तो उनका जवाब था, करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी. करप्शन हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, acceptable way of life, or judges don't drop from heaven. आपको किसानों के सुसाइड के बारे में पता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2021 में 11,290 किसानों ने सुसाइड किया था. आई रिपीट, 11,290 किसानों ने एक साल में. मतलब हर 1 घंटे में एक किसान सुसाइड कर रहा है. खेती की जमीन से लेकर माल बेचने तक स्कैम है, करप्शन है.
लैंड माफिया या साहूकार जमीन खिसका देता है, बीज में स्कैम, फर्टिलाइजर्स में स्कैम, सिंचाई में स्कैम। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। और इस सब के बाद मानसून कब कैसे आए पता नहीं, और फिर बाद में कुछ उग आए तो एपीएमसी मार्केट्स में स्कैम। इस सब के बावजूद कुछ पैसा बच भी जाए तो इलीगल मनी लेंडर या फिर साहूकार ले लेता है। अब आप बताओ क्या बचेगा उसके पास? हम में से बहुत लोगों का बैकग्राउंड खेती बाड़ी से होगा, लेकिन किसी का ना हो तो शायद से रिलेट नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, आप लोग रोड से तो गए होंगे, कभी एसटी बस से, कभी कार से, कभी साइकिल से। कल बनाया हुआ रास्ता आज निकल रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिर कैसे रहा है? ऐसे ब्रिज और रोडों के खड्डों में आकर लोग ट्रक के नीचे आ रहे हैं। 2021 में करीब 1.5 लाख लोग ऐसे एक्सीडेंट्स में जान गंवा चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी पॉपुलेशन है तो ये डेथ्स होना काफी रेयर है। चलो ये भी मान लिया, लेकिन यार हाथ पैर भी तो टूटते हैं ना। अगर वो पर्सन अकेला कमाने वाला हो तो उसके परिवार पे क्या बीतती होगी? और कभी आपको बैक पेन हुआ है? ऐसे खड्डे वाले रास्ते बैक पेन और स्लिप डिस्क का कारण बन सकते हैं, और फिर हम इन्हीं रोड से हॉस्पिटल जाते हैं। अच्छा, अपने आरोग्य सेवा में कितना करप्शन है पता है आप लोगों को? महाराष्ट्र के नांदेड़ और यूपी के गोरखपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करप्शन और निग्लिजेंस की वजह से कई लोगों की जाने गई है। गोरखपुर के हॉस्पिटल के इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर जवान मूवी में कुछ सीन्स भी डाले गए हैं, और यह है हमारे कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत। आज हम तस्वीरों में भी आपको दिखाते हैं। आप देखें, मरीज के परिजन यहाँ पर कोई बर्तन धो रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई नहा रहा है, लेकिन उसके बीच ही आप देखें यहाँ पर सुअर किस तरह से इकट्ठा है। तो सफाई की क्या हालत है, क्या तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमारे एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात ही कुछ अलग है। कहीं कोई फेक मार्कशीट बनवा रहा है तो कहीं कोई फर्स्ट टॉपर आ रहा है। आपको पता है, बिहार की एक टॉपर थी 12th की, फर्स्ट टॉपर। उसको सब्जेक्ट्स पूछा तो वो ये कहती है हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने कन्फेस किया। रूबी ने बताया कि बच्चा राय उनके पिता के दोस्त थे और पिता और दादा की सेटिंग की वजह से ही उनके एग्जाम में इतने नंबर आ पाए। ये तो बात हो गई एजुकेशन की। अब आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ। आपने व्यापम घोटाला के बारे में कभी सुना होगा, लेकिन वो सिर्फ घोटाला नहीं तो मौत का तांडव है। व्यापम मतलब व्यावसायिक परीक्षिका मंडल एमपी स्टेट के एम्प्लॉय के लिए 13 अलग अलग एग्जाम्स लेती थी। इसमें पुलिस कांस्टेबल, फूड इंस्पेक्टर, स्कूल टीचर्स भी रिक्रूट होते थे। तो जो अनडिजर्विंग परीक्षार्थी या फिर बड़े पैसे वाले होते थे, वो पॉलिटिशियंस और बड़े अफसरों को पैसा देके हाई रैंक लेते थे और उनको नौकरी भी मिल जाती थी। ये स्कैम 1990 से लेकर 2013 तक चला। तो सोचो कि जो करप्शन करके पास हो गए हैं वो अभी भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। अब कितना करप्शन कर रहे होंगे रब ही जाने। ये स्कैम पता चलने के बाद 40 लोगों को मार दिया गया, लेकिन अनऑफिशियली ये नंबर 100 के ऊपर बताया जाता है। इसमें तब के मध्य प्रदेश के गवर्नर के बेटे की मौत भी शामिल है, जो कि इस स्कैम में आरोपी था। इस केस में बाद में करीब 2000 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उसमें तब के एमपी के एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा भी थे। महाराष्ट्र में भी यह आरोप चल रहा है कि अभी 2023-24 को जो तलाठी की एग्जाम हुई है उसमें भी घोटाला है, क्योंकि जिस टीसीएस कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट करवाई थी उसके काफी नौकरों के रिश्तेदार सिलेक्ट हो गए हैं। ये तो हमने देखा कि करप्शन कैसे हमारे आम जनता को मार रहा है, लेकिन इसमें हमारा इंडिया भी मरता जा रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 93 है, जो कि पिछले साल से बढ़ गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स झूठी है और इंडिया को बदनाम करने के लिए लाई गई है, लेकिन हम ये मना तो नहीं कर सकते ना कि इंडिया टॉप 10 नॉन करप्ट देशों में तो नहीं है। और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में तो कहना ही क्या। एडीआर की रिपोर्ट्स के हिसाब से 40% से ज्यादा एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, 25% एमपीज के ऊपर रेप, मर्डर जैसे केसेस है। और कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम्स के बारे में तो पता ही होगा आपको। ऐसे बड़े इंटरनेशनल लेवल में भारत की नाक काट दी थी। सुरेश कलमाडी को इस केस में अरेस्ट भी हुई थी, हालांकि अभी तक गिल्टी नहीं कहा गया है कोर्ट द्वारा। इसके आगे नीरव मोदी, माल्या, एबीजी शिपयार्ड फ्रॉड जैसे बैंकिंग स्कैम्स इंडिया को खोखला कर रहे हैं। एबीजी वाला फ्रॉड तो देश का एक्सपोज होने वाला सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है, जिसने लगभग 23,000 करोड़ का चूना लगाया है। और इसमें हम नीरव मोदी और माल्या का मिलाए तो पूरा 53,000 करोड़ का मामला होता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स और स्कैम से हटकर थोड़ा बारीकी से डिटेल में जाके देखें तो हमें ध्यान में आएगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है वो करप्शन का ही किया कराया है। ये जो दृश्य देख रहे हो वो हमारे देश की नदियां हैं।
यमुना नदी में ये जो झाग दिख रहा है वो बहुत ज्यादा फॉस्फोरस, डिटर्जेंट और सीवेज के कारण हो रहा है और इसका प्रमुख सोर्स है अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब जिस वेस्ट को क्लीन ना किया गया है वो। और ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के हिसाब से क्राइम है। फिर भी ये इंडस्ट्री वाले इतना गंदा पानी हमारी पूज्य नदियों में कैसे छोड़ रहे हैं? सोचो। ये तो हो गई करप्शन के खराब इंपैक्ट की बात, लेकिन कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट लिमिटेड करप्शन को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा बोलते हैं। उनका ये बोलने के पीछे काफी स्टडी है, उनका स्पेशलाइजेशन है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि करप्शन बुरा ही है, क्योंकि एक बार अगर करप्शन कर लिया तो वो मेंटल बैरियर तोड़ देता है। ये बात मैं मेरी अगली वीडियो में समझाऊंगा। किंतु परंतु अगर हमने मान भी लिया कि थोड़ा करप्शन अच्छा होता है तो वो बात समंदर के आगे चुल्लू भर पानी कंपेयर करने जैसी होगी। तो अगर हमें करप्शन मार रहा है और फिर भी हम अभी तक जिंदा है तो कोई तो हीरोज होंगे जो हमें बचा रहे हैं। क्या आप उन हीरोज में से एक हो? अगर नहीं हो तो कैसे बन सकते हो? इन हीरोज और आपके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। जय हिंद।